नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी शर्मा संपर्क राजस्थान में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़े देश के उद्योगपति और भामाशाह है बजरंग लाल जी तापड़िया, जिनसे मैं आज आपका परिचय करवाऊंगी, जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जो अग्रसर रहते हैं है। और ये शिक्षा का कोई भी कार्य हो, शिक्षा में जागृति लाना हो, और कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, ये हर तकलीफ में, हर बाधा में सबके साथ में रहते हैं। और इतना इनका सरल स्वभाव है, और हमें गर्व है कि मुझे इनसे आज रूबरू होने का मौका मिला, जो कि हमारे गांव गांव के ही है। हमें गर्व है, हमारे गांव में ऐसे व्यक्तित्व निवास करते हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि जो तापड़िया परिवार है वो शिक्षा में एक अपनी अलग ही भूमिका रखता है। आपके जो दादा प्रदादा, वो सारे शिक्षा के प्रति उनमें जुनून रहता था, तो आप में भी उन्हीं के संस्कार दिखाई देते हैं। आप भी कोई भी शिक्षा का काम हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको शिक्षा से जुड़ाव कैसे हुआ और आपने शिक्षा की नींव कैसे रखी। ऐसा है कि शिक्षा के बारे के अंदर मेरे को ध्यान है, जब मैं 5 साल का था उस समय भी मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी लालू राम जी, पिताजी सुरमल जी, लालू राम जी, दोनों ने मिलकर के 5 बच्चे रखे, 10 बच्चों को फ्री शिक्षा, संस्कृत शिक्षा देने का किया था। लेकिन हमारे परिवार में शिक्षा के प्रति, यद्यपि उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं की, कोई भी 2 साल में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, लेकिन उनका हमेशा ये रहा। मेरे को याद है, हम लोग जब छोटे थे उस समय सुबह से लेकर शाम तक हमारे को टीचर आते रहते, पढ़ाने के लिए आते थे। 1942 में जबकि वहाँ पे कलकत्ता बॉम्बार्डमेंट हुआ था, तो वहाँ से जो हमारे परिवार के जो भी सदस्य पढ़ रहे थे, उनको सबको यहाँ पे जसोगढ़ लेके आए, टीचर्स को लेके आए, और उनकी जाके पढ़ाई के अंदर उनको व्यवधान नहीं हुए। कहाँ पर रहते थे आपके परिवार के सदस्य? जो कलकत्ता से, कलकत्ता से लेके आए थे। अभी उसके बाद में हमारे पिताजी और चारों भाइयों ने विचार किया कि अपने को गांव के अंदर स्कूल बनानी चाहिए जिससे शिक्षा के लिए हो। तो गर्ल्स कॉलेज, अपना लड़कों के लिए बड़ी स्कूल बनाई और लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाई, दोनों जगह स्कूल बनाई। और 1951 के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। उसके बाद में शिक्षा यहाँ पे जो पहले जो थे, क्योंकि जो राजकीय स्कूल है, उस समय राजकीय स्कूलें थी ज्यादा, और उनके अंदर अध्यापक भी बराबर समझ से उनको पढ़ाने वाले आते थे। हमारे यहाँ पे कई छात्र स्कूलों से ब्रिलियंट छात्र निकले हैं, जिसके अंदर हमारे, एक मैं याद बता दूं, बजरंगलाल बजाज, जो कि सीएस तक सब जगह फर्स्ट आया वो, हमारे गांव का ही था, वो यहाँ पे पढ़ा था। और उसके क्या है कि जो पढ़ाई के अंदर, जो शुरू के अंदर जो नींव उड़ जाती है, नींव, तो उस हिसाब से शुरू से ही परिवार का ध्यान था कि भाई सबको पढ़ाई होनी चाहिए। उस हिसाब से सब लगे हुए थे। फिर बाद के अंदर जब मैंने ये अपने संस्कृत कॉलेज है, ये बाद के अंदर धीरे धीरे करके डेवलप हुई। संस्कृत कॉलेज में यहाँ पे अध्यापक आए, यहाँ पे रखे, पढ़ाए उनको। और बीच के अंदर 2 साल कुछ कई कारणों से उस समय हमको एकदम स्कूल बंद कर दी थी, लेकिन बाद के अंदर वापिस चालू हो गई। आज उसका रूप है कि वहाँ पे 1200 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, या बीएड की भी है, आचार्य तक, यानी इसके तक, एमए तक पूरी पढ़ाई हो रही है। फिर बाद के अंदर दिमाग में आया कि भाई जो पढ़ाई के अंदर आजकल लड़कियों में बहुत बड़ी रुचि हो रही है, इसलिए लड़कियों के लिए अपने को कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर ये गर्ल्स कॉलेज बनाने का मन में विचार लिया, और गर्ल्स कॉलेज बनाई। हमारे पास जो हमारा बनाने वाला कंट्रैक्टर था, वो बहुत सक्षम आदमी था, उसने 12 महीने में मकान को खड़ा कर दिया, और हमारे यहाँ कॉलेज चालू हो गई। कॉलेज एक दफा अपने 1 साल तक तो इसी में चलाई थी, संस्कृत कॉलेज में ही, बाद में यहाँ पे सब शिफ्ट हो गई, अब चालू हो गई। तो हमेशा हमारा आईटीआई के लिए भी क्या है कि विचार था कि भाई कि एक सोचा था कि भाई कि यहाँ पे
पत्थर का काम करने वाले गढ़ाईदार हमारे ये बहुत है जिनको कि हमेशा टीबी की बीमारी होती थी। तो टीबी की बीमारी के लिए कोई आप एक हॉस्पिटल बनावे, लेकिन हमारे जो मित्र थे हरजीराम जी बोडर, उन्होंने कहा कि आप उसकी जगह आप ITI खोलिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चों को पूरा ज्ञान मिलेगा। तो उस हिसाब से फिर ये ITI सरकार ने हमको 25 बीघा जमीन दी, उसके अंदर हमने ITI वैन खड़ी की। सरकार चला नहीं पा रही थी बराबर, क्योंकि उनको हर साल कल बोलते थे हमारे को ₹2 दीजिए आप, तो जब हम आपको ₹1 देंगे तो हम ही चला लेते हैं, आप हमको दे दीजिए। सरकार ने हमको चलाने के लिए दे दी। उसके बाद पूरा डेवलपमेंट होकर के, और अभी ITI के अंदर इस सब बच्चे हैं तो मशीनें मंगाई गई और मंगाई गई। एक ट्रेड, पहले 4 ट्रेड थे, अभी ट्रेड का 17 ट्रेड है। कुछ ट्रेड बंद है जो कि जिनके ऊपर लोगों की रुचि नहीं है यहाँ, बाकी ऐसे है ही। जैसा कि आपने सबसे बड़ा कार्य किया है, मतलब राजस्थान लेवल पे गवर्नमेंट स्कूलों में आपने इतने सारे टीचर्स लगाए हैं, तो उससे मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि वहां पे टीचर लगाने चाहिए? मतलब पूरे राजस्थान भर में आपने गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर लगा रखे हैं। ऐसा है कि जो देखते थे कि भाई बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में फीस कम है, और इस कारण से वहां पे जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग नहीं जा रहे थे। गरीब तबके के लोग आते थे क्योंकि उनको पास फीस देने का पैसा नहीं होता था। लेकिन फिर बाद में ये समझ में आया, हमको जब सर्वे करवाई गई तो मालूम पड़ा कि स्कूलों में अध्यापक भी नहीं है। तो हमने लाडनू तहसील को सरकारी जितनी स्कूल थी उनके अंदर उस समय 250 से 200 के बीच में अध्यापक उनको दिए, अलग अलग विषय के। और उसके लिए एक अपने कुछ स्वयं सेवक भी रखे हैं जो कि उनको जाकर के देखते रहे बराबर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर बाद के अंदर अपने जो संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड हमारे पास आए कि भाई आप राजस्थान को ही संस्कृत खोलो, आपका संस्कृत के प्रति बहुत प्रेम है, आप राजस्थान को ही पूरे क्यों नहीं ले लेते हैं? तो राजस्थान का बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, इनकी जितनी भी संस्कृत की स्कूलें थी उनको वहाँ पे टीचर्स की कमी थी। मैं एक आपको बता दूं कि एक गांव का नाम याद आ नहीं आ रहा, भीड़, अपने भीड़ करके यहाँ पे अपने अरावली क्षेत्र में है। वहाँ पे 25 बीघा जमीन में स्कूल बनी हुई, लड़कियां ज्यादा थी, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे अध्यापक नहीं। ये वहाँ पे एक प्रिंसिपल था, एक चपरासी था, और नो टीचर। तो फिर सबके अंदर वहाँ पे ध्यान करके उनको वहाँ पे टीचर्स को लगाया गया वहाँ पे सबको। उसका रिजल्ट जब देखा कि अपने जब हमारी फंक्शन हुआ था तो उसके अंदर जो सबसे सुंदर प्रोग्राम उन बच्चियों ने दिया, ये सब जो टीचर्स के कारण ही हुआ, सारा संभव हुआ। फिर उन लोगों को ये भी कहा गया कि भाई आप यहाँ पे जो भी कई चीजें कुछ कमी है, कुछ कमी हम पूर्ति करते हैं, यहाँ पे कोई भमाशा हो गए। ऐसे उन अध्यापकों ने तो क्या कि देखिए हर एक आदमी में एक कुवत होती है अपनी, किसी में ये होती है कि वो तो ठीक है जैसे ही है, किसी में यह नहीं इसके लिए चेष्टा करे। तो चेष्टा की तो कुछ लोगों ने जो खास तौर से स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए बाथरूम बनाना, वो सब जरूरी था, वो बनाया उन्होंने। उस हिसाब से सारी यहाँ पे 800 टीचर करीब अभी लगे हुए हैं, और उन सबके ऊपर 28 या 30 स्वयं सेवक लगे, कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, जो कि वहां पे उनका काम हो रहा है वो संभाल रहे हैं। फिर यहाँ पे सोचा कि भाई कि जो स्कूलों में कंप्यूटर की आजकल परीक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो फिर ये कंप्यूटर बस बनाई जिसमें 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, एक उनके साथ टीचर रहता है। वहाँ पे अंग्रेजी, साहित्य, गणित और 3 का उनको टीचर्स भी रहते थे। उनको गांव में जाकर के, जहाँ पे बिजली नहीं है वहां पे जाकर के, बिजली वाले कई को तो कंप्यूटर थे, बिजली नहीं है वहां पे पढ़ा जाते थे। अभी ये समझ के भाई इसकी बहुत ज्यादा
जरूरत होगी तो इसलिए अब दूसरी कंप्यूटर बस के लिए भी बोल दिया है, दूसरी कंप्यूटर बस और बनाएंगे। अच्छा। ताकि आजकल के जमाने में कंप्यूटर की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो सर जैसे मैंने अपने दादाजी से और सुना है तापड़िया परिवार के बारे में, जब पूरे देश में अकाल पड़ा था तब आपके परिवार ने पूरा समर्पित होके मतलब जितनी सहायता हो सके देशवासियों के लिए जितनी सहायता की, और जैसे कि अभी कोरोना काल में भी आपने इतनी सहायता की, गरीब लोगों को भोजन वितरण करना, और जैसे कई करोड़ों रुपए भी आपने है ना सहायता के रूप में दिए थे। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ऐसा है कि मैं बता दूं कि आज से 21 साल पहले जो अपने देसी भाषा में गुड्डी शिक्षण में यानी आज से 21 साल पहले 77 का 21 साल पहले 21 साल पहले भयंकर अकाल गिरा था। लोगों में भुखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो परिवार वालों ने कुछ थोड़े बहुत तो अन्य क्षेत्र तो खोले, उसके अलावा किया कि भाई इस समय अपने को कुछ काम करवाने चाहिए। जैसे हमारे जो ये अपने जो संस्कृत ने अपने जो लड़कियों को कॉलेज है, लड़कियों का जो हॉस्टल है, उसके सामने का जो मकान है वो उस समय बना। अच्छा। और जो संस्कृत कॉलेज है उसके अंदर बहुत काम हुआ, कुछ मकान बना करके कई लोगों को दान भी दिए। तो मेरे परिवार में केवल सूरज जी के परिवार में नहीं बल्कि हमारे जितने परिवार थे सब में यही भावना थी, उन्होंने बना करके दिए। और अन्न का वितरण तो करने का बराबर चालू था। अभी कोरोना काल के अंदर जबकि ये हुआ कि भाई कि कोरोना काल में बहुत बड़ी तकलीफ हो गई लोगों को कि बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाजार में दुकानें खुलती नहीं है, सामान कैसे नहीं हुए। तो फिर ये विचार किया, फिर हमारे सहयोगी पवन भंडारी उन्होंने करके और यहाँ पे तो फिर हमने कहा भी लाडू तहसील में रात को कोई भूखा नहीं सोवे, ये बात अपनी जिम्मेवारी है। कई आदमी जो नहीं ले सकते थे उनके यहाँ भी कैसे भी उनको समझा बुझा के उनके यहाँ सामान भेजा गया ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। और फिर बाद के अंदर हमारे पूरे परिवार में वो मेरा पर्सनल था, पूरे परिवार वालों ने फिर सोचा कि कुछ दिन सुधारगढ़ भी गए, कुछ दिन रतनगढ़ में गए, बाद में अंदर जायल तहसील डीडवाना तहसील यहाँ पर भी गए लोगों को दान कुंड देने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि अन्नदान को महादान बोला जाता है, अन्नदान को। और हमने महादान के हिसाब से नहीं, लोगों की जरूरत पूर्ति हो गई उसी हिसाब से सबको किया। जैसा कि आजकल देखा जाता है न, अभी की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं कि गुरुजनों का इतना महत्व नहीं रहा, लोग बच्चे होते हैं वो गुरुजनों का इतना सम्मान भी नहीं करते हैं। तो आपके जमाने में गुरुजनों का किस प्रकार सम्मान होता था, आप थोड़ा बताइए हमें। ऐसा है कि ये सही माने में ये आज के युग की विडंबना है कि गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों की बहुत बड़ी गलती है। गुरुजनों का आदर बहुत जरूरी है कि गुरु से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा। और आजकल हमारे जमाने में जो मैंने देखा है कई टीचर्स कई अध्यापक ऐसे थे जो कि ऑलराउंडर कोई भी सब्जेक्ट में हो उसके अंदर पढ़ाने के अंदर माहिर थे। और आज तो मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट को पढ़ करके जाते हैं और उसी को पढ़ा देते हैं। ये जो आजकल की पढ़ाई की पद्धति के अंदर उस समय की पढ़ाई की पद्धति में बहुत फर्क था। लेकिन हमको तो ये मालूम है कि आज मैं सोचता हूँ, मेरी सोच है कि यदि गुरु का जो लोग बच्चे अपमान करते हैं उनको कभी भी शिक्षा के अंदर पूरी सफलता कभी नहीं मिलेगी। और मैं तो अच्छे आज भी बताऊं, जैसे भगवान राम जी गुजर है, वो यहाँ पे अध्यापक रहे थे। मेरे को मालूम है कि उनकी जब शरीर गया उनका, उसके बाद में कई बच्चों का, कई उनके जो छात्र थे उन्होंने कहा हमारे गुरुजी चले गए। तो गुरु का तो एक अलग शब्द होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु ही ज्ञान दे सकता है। जैसा कि सर हमने देखा है कि आपके संबोधन में, आपकी लेखनी में संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा का पूरा मिश्रण रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कौन-कौन सी भाषा के बारे में नॉलेज और आपकी शिक्षा कैसे कहाँ रही? ऐसा है कि जहाँ तक संस्कृत का सवाल है, मैंने संस्कृति ज्यादा नहीं पढ़ी थी।
अच्छा। मैं हमारी जो ये जो संस्कृत की बच्चों के लिए पिताजी ने स्कूल लगाई थी, हाँ, हाँ। उसी के अंदर जाके थोड़ी बहुत संस्कृत की शिक्षा ली थी। अच्छा। लेकिन मेरे छोटे भाई ने उसने संस्कृत ली, उसने हम्म, संस्कृत में बीए भी किया हम्म, और बीए में बहुत टॉप करके निकला। हम्म, संस्कृत के प्रति शुरू से हमारे परिवार में पिताजी को बहुत बड़ा लगाव था कि वे संस्कृत पढ़ाई होनी चाहिए। हम्म, अब हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, हम्म, हिंदी की मातृभाषा है। हम्म, अब क्या है कि बाहर रहने के कारण से वो हम्म, अंग्रेजी का भी समावेश हो गया है हम्म, हर एक शब्द में, बोलने के अंदर और में। हम्म, तो वो तो एक नॉर्मल चीज हो गई है आज के जमाने में। आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे जो ग्रेट ग्रैंड सन पढ़ रहे हैं, वो अभी उनको बोलता हूँ तो इसलिए उनके लिए अभी अभी जाकर के मेरे जो सबसे बड़ा ग्रेट ग्रैंड सन है, अब जाके उसकी क्लास में हिंदी शुरू हुई है। अच्छा। मैंने तो मेरी बहू को कहा है कि भाई तू इनके लिए संस्कृत का टीचर लगाओ, संस्कृत पढ़ाओ, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से थोड़ी बहुत जी गुरु के प्रति, मेरा ये मानना है, संस्कृत पढ़ने से गुरु के प्रति जो थोड़ा आदर है वो बढ़ेगा, ये जरूर।